नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अभय दुबे जी के साथ रोज चर्चा करता हूं। आज मैंने पूछा, ये वक्फ बिल जो है, ये तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के गले की फांस बन गया। बिहार में जिस तरह धड़ाधड़ धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, नीतीश कुमार को पसीने आ गए हैं। बिहार का चुनाव सिर पर है और जिस तरह से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, नीतीश को समझ नहीं आ रहा कि ये गुस्सा काबू में करे तो कैसे करें। क्या एक बड़ा संदेश दे रहे हैं? क्या वक्फ बिल जो है वो भाजपा के गले की फांस बन गया? और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगा? बातचीत बहुत शानदार तरीके से की है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर सवाल खड़े किए हैं, और फिर मजे की बात तो यह, उत्तर प्रदेश की गवर्नर के लिए बहुत बड़ी कार आ रही है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर लगातार विवादों में रही हैं। उनकी बेटी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं गुजरात में जमीनों के। उनकी बेटी की उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में खासी रुचि चर्चा का विषय है। तमाम मुद्दों पर अभय दुबे जी से बातचीत की है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। इस रिक्वेस्ट के संग चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है अभय दुबे जी। वक्फ बिल को लेकर अब एनडीए के सहयोगियों को समझ में आ गया है कि जिंदगी में वो बड़ी गलती कर गए। जिस तरह से उनकी पार्टी में भगदड़ मच रही है, पार्टी में एक के बाद दनादन दनादन इस्तीफे हो रहे हैं। बिहार में तो बिल्कुल भगदड़ सी मच गई है। नवीन पटनायक के सांसद बगावत करने पर उतारू हैं। चंद्रबाबू नायडू का विरोध हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चिराग पासवान और जयंत चौधरी के लिए भी परेशानी बढ़ रही है। पूरे देश में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि आप परेशान मत होइए मुस्लिम भाइयों, यहाँ पे वक्फ हम लागू नहीं होने देंगे। एक पूरे देश में जिस तरह का एक विरोध अचानक खड़ा हुआ वक्फ बिल को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं होगी कि सहयोगी दलों के ऐसे पसीने आ जाएंगे। और बिहार तो खास तौर से जिस तरह से दनादन दनादन इस्तीफों की झड़ी लग गई है, एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। चुनाव से पहले बिहार का सारा समीकरण बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। क्या लग रहा है कि वक्फ में एक बड़ी गलती कर गई है? सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई तय हो गई है, क्योंकि अब बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं। क्या लग रहा है ये कानून अब गले की हड्डी ना बन जाए मोदी सरकार की? कहीं ऐसा ना हो नायडू और नीतीश कुमार एंड टाइम पे अब टाटा बाय बाय कर लें, क्योंकि उनको अपनी अस्तित्व बचाने की भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, अब नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत, इन चारों को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ का उनसे समर्थन करवाकर उनका कद छोटा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का ये पुरानी कला है। इस कला में भारतीय जनता पार्टी पारंगत है कि वो अपने सहयोगियों को छोटा करती चली जाती है और इस तरीके से उस प्रक्रिया के जरिए अपने आप को बड़ा करती चली जाती है। यह 1980 से चल रहा है। 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय शक्तियों की मदद लेनी शुरू की थी और 1990 में आके उनके साथ में एनडीए नाम का गठजोड़ कर लिया। उसके बाद से आप लगातार देखिए, जिन जिन पार्टियों ने भाजपा के साथ गठजोड़ किया वे छोटे होते चले गए और भाजपा बड़ी होती चली गई। आज अकाली दल का क्या हाल है आप देख रहे हैं। आज शिवसेना का क्या हाल है आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार का क्या हाल है आप देख रहे हैं। चिराग पासवान का क्या हाल है आप देख रहे हैं। सबका हाल वही है। भारतीय जनता पार्टी की शैली यही है। अब आप जरा सोचिए, अगर ये चारों सहयोगी दल भाजपा के आला कमान से साफ कहते हैं कि देखिए, हम आपके इस वक्फ बिल का समर्थन नहीं करेंगे, आप इसको टाल दीजिए। भाई, टालने का पहला काम तो ये किया था कि संयुक्त संसदीय समिति को दे दिया। उसके बाद में और थोड़ा बड़े आराम से टाला जा सकता था इसको, आराम से 1-1.5 साल और टाला जा सकता था इसको। बिहार चुनाव के बाद तक तो टाला ही जा सकता था। 6 महीने टालना तो बाएं हाथ का खेल था सरकार के। अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं, अभी हम इस पर मतैक्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तरीके थे इस बात को टालने के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारात्मक गोटी तो लाल कर ली और इन लोगों की गोटी सफेद कर दी। इस तरीके से ये लोग अपने ही जनाधार में और अपने ही प्रशंसकों के बीच में, अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच में इन लोगों को नुकसान हो गया। मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को निजी तौर पे इतना नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि 2015 के चुनाव को छोड़ के जब लालू यादव के साथ चुनाव लड़ा था, वो पसमानदा मुसलमानों के वोट भी उन्हें नहीं मिले हैं बिहार में। लेकिन चिराग पासवान के उम्मीदवारों को इससे नुकसान होगा 100%। जयंत चौधरी के उम्मीदवारों को इससे नुकसान होगा और सबसे ज्यादा नुकसान होगा ऐसे नायडू के उम्मीदवारों को 2029 में।
जब लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव साथ साथ होगा। ये लोग इस नुकसान से बच नहीं सकते। और इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना नुकसान किया है वो ये है कि उसने इंडिया गठबंधन को मजबूत किया है इस प्रक्रिया में। देखिए, इंडिया गठबंधन के सामने और कोई विकल्प नहीं है। मैं इस चीज को और चीजों से जोड़ के आपको बताता हूं। आज राहुल गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देते हुए कह रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना वो कह रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं पीडीए होना चाहिए। पीडीए क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। जातिगत जनगणना क्या है? उसके पीछे भी यही है कि पिछड़ों का, दलितों का और अल्पसंख्यकों का एक गठजोड़ बना। तो विपक्ष की एक दीर्घकालीन रणनीति बन रही है और भारतीय जनता पार्टी की एक ही रणनीति है, हिंदू मुसलमान करना, हिंदू मुसलमान करना। ये उनकी दीर्घकालीन, अल्पकालीन, हर तरह की रणनीति एक ही है। इनकी एक दीर्घकालीन रणनीति बन रही है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का गठजोड़ करना है। देखिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का गठजोड़ हुआ, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव हार जाएगी। उसकी सीटें आधी रह जाएंगी, अगर ठीक से गठजोड़ हो जाए आधी रह जाएंगी, 50% रह जाएंगी सीटें भारतीय जनता पार्टी। और जब पिछड़ा दलित गठजोड़ बनेगा तो दूसरे समुदायों के वोट भी उस तरफ खींचेंगे चुंबक की तरह। और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और इस खतरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदर परेशानी भी है। समस्या उनकी ये है कि हिंदुत्व का कार्ड, कठोर सांप्रदायिकता यानी हिंदुत्व का कार्ड खेलने के अलावा उन्हें और कोई राजनीति करनी आती नहीं है। भाई आखिरकार क्या कारण है कि मोहन भागवत बनारस से आए, सीधे लखनऊ आए? योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी जानते थे कि ये हमसे मिलेंगे तो हमको नसीहत देंगे कि संभल अंबल ना करो। उनकी तो राजनीति संभल करने पर निर्भर है, खुदवाने पर निर्भर है उनकी राजनीति। इसलिए वो मिलने ही नहीं गए सरसंघचालक से। यानी जिस सरसंघचालक से अभय जी, मेरी जानकारी यह है कि सरसंघचालक काशी में थे, तो योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के 11 अप्रैल के दौरे के बहाने काशी का दौरा लगाया, लेकिन भागवत जी ने समय नहीं दिया। लखनऊ आए तो समय नहीं दिया। बदले में क्या हो रहा है कि करणी सेना को क्षत्रिय प्रदर्शन के लिए अनुमति दे दी गई है। और रामजी लाल सुमन दलित हैं, उनके घर पे हमला हुआ एक बयान के बाद, क्षत्रिय लोग शामिल थे। अब अचानक जिस तरह क्षत्रिय राजनीति उभार ले रही है उत्तर प्रदेश में, करणी सेना को अनुमति दी जा रही है, उससे एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। दलित बनाम क्षत्रिय, ये एक मैसेज आ रहा है जो बहुत खतरनाक है समाज के लिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही, हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं। आप इस तरफ से देखिए या इस तरफ से देखिए, दोनों में स्थिति यह है कि योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है वो सामाजिक न्याय की राजनीति का जो नाजुक पहलू, सामाजिक न्याय के मुद्दे के कारण जो राजनीति में नाजुक पहलू आ जाता है, जिसमें आपको कमजोर जातियों का समर्थन हासिल करना है, योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है वो उसकी कोई परवाह नहीं कर रही है। हाँ, इसका सीधा नुकसान तो भाजपा को हो रहा है और इसको आरएसएस देख रहा है। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप क्षत्रियवाद या ब्राह्मणवाद करके जो है आप दुर्बल जातियों के जो राजनीतिक तत्व हैं उनको नाराज कर दें। तो बिल्कुल नहीं चाहता है ये। इसकी वजह से सब तरफ पूरा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक असंतुलन कायम हो गया है। भाजपा ने बहुत मुश्किल से लंबे अरसे में कोशिश करके ब्राह्मण बनिया पार्टी की छवि से मुक्ति प्राप्त की थी। धीरे धीरे उसी सांचे में दोबारा वो अपने आप को घुसेड़ती जा रही। कोई और नहीं घुसेड़ता है, वो अपने आप खुद ही कूद के उस सांचे में बैठ रही है भाजपा। ऐसा नहीं है कोई और कह रहा हो, भाजपा खुद ही इस तरह की तमाम गतिविधियां कर रही है, इससे कूद के उसी सांचे में बैठ जाएगी। संघ लगातार नसीहत दे रहा है, विरोध कर रहा है कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, लेकिन लगातार वैसा हो रहा है। संघ ने केवल औरंगजेब वाली बात तो दबा दी, औरंगजेब वाली बात तो संघ ने दबा दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को दबाने में नाकाम है। भाई देवेंद्र फडणवीस समझ गए कि भाई संघ नहीं चाहता है, तो धीरे धीरे करके उन्होंने उस बात को होशियारी से दबा दिया। अब कोई औरंगजेब की कोई चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ तैयार, वो मान ही नहीं रहे, वो तो अपने उसी ढर्रे पे चल रहे हैं लगातार। योगी आदित्यनाथ के बहुत से पत्रकार मित्र जो उनसे मिलते हैं, उनसे ये भी कहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा टोन डाउन कीजिए, तो वो कहते हैं नहीं, मैं बिल्कुल टोन डाउन नहीं करूंगा। और अब वो संघ के कार्यक्रम में जाके ये कह आए हैं योगी आदित्यनाथ कि लोगों को जो समझना है वो समझते रहे, मैं भगवा पहनता हूं और एक दिन सारी दुनिया ये भगवा पहनेगी।
इस प्रकार की वो डींग वहां पे हाँक आए हैं। नहीं, अब हम लोग जरा उधर से इधर आ गए, हम लोग दूसरे विषय पे चर्चा कर रहे थे, हम लोग इधर आ गए। मैं ये बता रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक रणनीतिक संकट पैदा हुआ है कुछ भाजपा के कामों से। देखिए, भाजपा ये तो चाहती है कि वो एनडीए में सबसे ज्यादा मजबूत रहे, लेकिन आज जो स्थिति में है, भाजपा में ये विश्वास नहीं है कि अकेले दम पे बहुमत प्राप्त कर लेगी। उसे अपने सहयोगी दलों की आवश्यकता होगी कि वक्फ बिल टाला जा सकता था और उसको वक्फ बिल को टालना चाहिए था। ये राजनीति की जो पेचीदगियां हैं उनकी मांग थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को दबाव में लिया और इनसे कहा कि आपको हम संयुक्त संसदीय समिति में आप कुछ सुझाव दीजिएगा, हम सुझाव मान लेंगे और उस तर्क के आधार पर आप कहिएगा कि हमारे सुझाव तो मान लिए गए। लेकिन ये मामला बिगड़ गया है, इनके हाथ से अब निकल गया है और इसका सबसे बड़ा नुकसान इनके पार्टनरों को हो रहा है और पार्टनरों को नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से पूरी एनडीए को नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दूसरे तरीके से है, जिसका हमने अभी जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी अपनी योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को काबू में कर पाने में पूरी तरीके से नाकाम है, वो नुकसान हुआ उस तरह से हो रहा है। और इसका फायदा मेरे ख्याल से विशुद्ध लाभ जो है वो इंडिया गठबंधन की पार्टियों को हुआ है। अच्छा भाई जी, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह कानून को रोकने की बजाय ये हो सकता है कि सरकार को ये सुझाव दे कि इसके अंदर आप कुछ चीजों को जोड़िए, घटाइए। क्योंकि तर्क ये होगा, अभिषेक मनु सिंघवी का और दूसरे वकीलों का तर्क ये होगा कि ये कानून जो है वो संविधान की जो कसौटियां हैं उस पर खरा नहीं उतरता और सुप्रीम कोर्ट इसी आधार पर इसकी जांच करेगा। और जो बुनियादी तर्क ही विपक्ष का ये है कि ये कानून की कसौटियों पर, संविधान की कसौटियों पर खरा नहीं उतरता और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस कानून में एक बड़े संशोधन का सुझाव दे सकता है। ये क्या, अगर ये सुझाव होगा, संशोधन का सुझाव होगा, तो क्या इसे मोदी सरकार की एक बड़ी हार के रूप में माना जाना चाहिए? निश्चित रूप से। आप सोचिए, तर्क ये है कि सब कानून जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा बनाया जा रहा है। लेकिन कानून में पिछले वक्त 2013 के वक्त कानून में जो सजाएं थी, वो सजाएं तो कम कर दी गई हैं इसमें। कम, जैसे किसी चीज के बदले में कैद बामशक्कत थी, यानी सश्रम कारावास था, उसमें केवल कारावास कर दिया गया है। मतलब इस तरह सजाएं और कम कर दी गई हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये जो लाखों करोड़ों रुपए की जमीनें हैं, ये अपने उद्योगपति दोस्तों को दी जाएंगी वक्फ की। एक काम क्यों नहीं करती? मेरा अपना मानना यह है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए सबसे जरूरी चीज शिक्षा है। अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव मुस्लिम कम्युनिटी में होगा। तो सरकार ये ऐलान कर दे कि वक्फ की जितनी प्रॉपर्टियां हैं, अगर मान लीजिए, तो हम उस पर बढ़िया हम कॉलेजेस खोलेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह से विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, अल्पसंख्यक समुदाय को विकास किया जाएगा। इस तरह की घोषणा कर दे, तब भी एक मुस्लिमों में एक अच्छा संदेश जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी पे इस तरह के शिक्षण संस्थान खोलेंगे कि हमारी ये कि वक्फ का जो इतिहास, आपकी बात अच्छी है, लेकिन मेरी समझ ये है कि वक्फ का जो इतिहास है वो वक्फ को इस पर्पस से बनाया नहीं गया था। अब दिक्कत की बात क्या है, जैसे मस्जिदें हैं, मजारों पे तो चढ़ावा आता है, मंदिरों में भी चढ़ावा आता है, मस्जिदों में कोई चढ़ावा नहीं आता। सवाल यह है कि लाखों मस्जिदें जो इस देश में हैं उनका रखरखाव कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे खानकाह हैं, उनका रखरखाव कैसे होगा? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वक्फ का इंतजाम, वक्फ का बंदोबस्त इसीलिए किया गया था ताकि उनको कुछ जमीनें दे दी जाएं, उस जमीनों के आधार पर, और उन जमीनों को आप किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कोई चीज दान दे दें, अब वो व्यक्ति उस चीज का स्वामी हो गया, वो उसको बेच सकता है। वक्त जो की गई है, जो अल्लाह को चीज दी गई है, उसको बेचा नहीं जा सकता है। ठीक बात है। ये उसी तरीके से है कि अगर आप तिरुपति मंदिर को या काशी विश्वनाथ मंदिर को कोई जमीन दान दे दें, तो उस जमीन का मालिक कौन होगा? उस जमीन का मालिक बाबा विश्वनाथ हो जाएंगे। उस जमीन के मालिक बाबा विश्वनाथ हो जाएंगे। तो जो डीटी है, यानी जो मूर्ति वहां लगी हुई है भगवान की, वो भारतीय कानून में एक फरीक होती है, वो एक पक्ष होती है। मुकदमा भगवान की मूर्ति के पक्ष में या खिलाफ, भगवान की खिलाफ या पक्ष में लड़ा जाता है। हाँ, रामलला के सारे मुकदमे इसी तरीके से लड़े जाते थे।
उसी तरीके से इस्लाम में भी नियम है कि वहां पर जब जमीन दान दी जाती है तो अल्लाह की हो जाती है। दूसरा एक और समझने वाली बात है जो मैं आप मेरे ख्याल से 4 PM के दर्शकों को इससे लाभ भी होगा कि जो वक्फ बोर्ड है वो कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं है। ये पूरा बोर्ड सरकार नियुक्त करती है। हर व्यक्ति सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ होता है उसमें। जो उसका मुतवल्ली होता है या जो भी होता है, संचालक मैनेजर होता है, सब चलो सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। अगर उसमें भ्रष्टाचार है तो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए लोगों द्वारा किए जाने वाला भ्रष्टाचार है। ठीक बात है। आप उस भ्रष्टाचार का आरोप मुस्लिम समाज के ऊपर नहीं डाल सकते। तो सुप्रीम कोर्ट इन्हीं बातों की जांच करेगा कि जिन मकसदों से ये कानून लाया गया है क्या वो मकसद यहां पर खरे उतरते हैं कि नहीं खरे उतरते हैं। इसीलिए विपक्ष को बहुत विश्वास है और पक्का विश्वास है इस कानून को वो सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को दे मारेंगे। लग भी रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा। तो दूसरे भूमिका पे बात करते हैं। देश में राज्यपालों की भूमिका को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं। कई राज्यों के गवर्नर जो हैं उनकी सुर्खियां अभी उत्तर प्रदेश में हमारी गवर्नर साहिबा जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उत्तर प्रदेश में कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर जितने विवाद हुए, जितनी आर्थिक अनियमितता के आरोप लगे, आज तक कभी नहीं लगे। गवर्नर साहब की जो सुपुत्री हैं उनका नाम भी बड़ा सुर्खियों में रहता है। गुजरात में भी जमीन के घोटाले में उनका नाम आया था। अभी ताजा कैबिनेट ने पार किया, उनको बहुत एक बड़ी सी कार चाहिए। एक और गवर्नर साहब का मामला सुर्खियों में है जो इस तरह अदालत ने जो टिप्पणी करी है। इन भूमिकाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छा, अब आप एक चीज जो लोगों की निगाह से चूक गई है और मैं बार बार उसको फोकस कर रहा हूं वहां पर। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने स्टालिन सरकार के जिन विधेयकों को लटका रखा था वो विधेयक किस किस्म के थे? वो विधेयक भी विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के संबंधित विधेयक थे जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, क्यों विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों का सारे देश में कामकाज कौन देखता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देखता है। शिक्षा के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कब्जा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि RN रवि ने वो तमाम विधेयक क्यों रोक रखे थे। क्योंकि स्टालिन RSS तमिलनाडु में शिक्षा का बंदोबस्त स्टालिन RSS के हाथ में देने से नहीं देना चाहते, रोके हुए उस बात को। उसी हिसाब से वो कानून बना रहे हैं। मुझे तो लगता है कि तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसका फायदा उठाकर दूसरी जो गैर भाजपा सरकारें हैं वो भी अपने यहाँ ऐसी किस्म का काम कर सकती हैं। दिल्ली में तो हालत ये है कि भाई साहब लोग जो हैं, प्रचारक लोग, इन्हें भाई साहब कहा जाता है, भाई साहब लोगों की मर्जी के बिना तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं नियुक्त हो सकता, कोई भी वाइस चांसलर नियुक्त नहीं हो सकता। जो इंटरव्यू कमेटियां बनती हैं वही लोग बनाते हैं। यूनिवर्सिटियों की जो एकेडमिक काउंसिल है उन्हीं के लोग होते हैं। और जब वो खड़े हो जाते हैं तो गवर्नर मजबूर हो जाता है उनकी बात मानने के लिए और उसी हिसाब चलने के लिए। ये हालत है। सही बात है। सत्ता का जो भाजपा के जरिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सत्ता प्राप्त हुई है उसकी सबसे मुखर अभिव्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में होती है। और ये तमिलनाडु के सवाल के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका इससे सीधा ताल्लुक है इसका। वो सारे विधेयक यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों के मामले के विधेयक हैं। मतलब ये तो बहुत भयंकर झटका है ये फैसला। ये देखिए इस फैसले से न केवल केंद्र राज्य संबंधों का संतुलन दुरुस्त होगा बल्कि एक रास्ता भी खुलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शिक्षा के क्षेत्र में जो शिकंजा कसता जा रहा है उससे कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए। बिल्कुल ठीक बात है। बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज बड़ा तीखे शब्दों में कहा कि जिन्हें रिटायर होना रिटायर हो जाएं। और राहुल गांधी ने कहा, बड़े मजे की बात है, मंच पर एक नेता ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश का हवाला दिया कि ऐसा नगर अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया जो जिसका एक भाई सपा में एक भाई भाजपा में है। तो मतलब मंच एक ऐसा खुला मंच था जिस पर आज मुखर होके कांग्रेस के लोगों ने अपनी बात कही। बहुत दिनों बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें बात कही गई।
क्या लगता है इस अधिवेशन से क्या संकेत निकल सकते हैं और प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई इस सम्मेलन? सबसे बड़ा संकेत तो इस अधिवेशन से ये निकलता है कि कांग्रेस अब जुझारू मोड में आ गई है और कांग्रेस जमीनी स्तर के नेताओं को तैयार करना चाहती है और वो इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस आला कमान के अगर जिला अध्यक्षों को आप ताकत दे देंगे तो विधायक दल के नेता की ताकत कम हो जाएगी और राज्य के अध्यक्ष की ताकत कम हो जाएगी। अब तो कांग्रेस अपने संविधान में ही संशोधन करने जा रही है, जहां तक मेरी जानकारी और समझ है कि जब टिकट बांटने वाली प्रादेशिक कमेटी बैठेगी तो हर जिले के बारे में जब फैसला करेगी तो उस फैसले में जिला अध्यक्ष को बुला के, बाहर बैठे होंगे तमाम जिला अध्यक्ष, एक एक करके उनको बुलाया जाएगा उस जिले के बारे में फैसला लेने के लिए, उनकी राय भी मांगी जाएगी। जरूरी भी है, होना भी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने जिला अध्यक्षों को यह आश्वासन दिया कि आपको हम जिम्मेदारियां देंगे, आपको हम जिम्मेदारियां भी देंगे और अधिकार भी देंगे और उन अधिकारों का इस्तेमाल करके आप उन जिम्मेदारियों को पूरा करें, उसके हिसाब से हम आपके काम की रेटिंग भी करेंगे, उसके हिसाब से संगठन में आपकी प्रगति सुनिश्चित होगी। ये 2009 के बाद या उससे कम 20 साल के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और हम जानते हैं, मैं 4PM के मंच पे इस बात को कह भी चुका हूं, इस गुजरात के कॉन्क्लेव को करने से पहले 3 जिला अध्यक्षों के बड़े सम्मेलन दिल्ली में हुए थे और उन सम्मेलनों में जिला अध्यक्षों ने मन की बात सुनाई आला कमान को, आला कमान ने बात सुनी हमदर्दी के साथ में और उन्हें तरह तरह के आश्वासन दिए गए। आप जिन उत्तर प्रदेश के जिस भाषण का जिक्र कर रहे हैं, अतुल मिश्रा जो वहां के उम्मीदवार थे, उनका भाषण था कानपुर पे, उन्होंने ये कहा था ये, और उस पर तालियां बजाने वाले कौन थे? आला कमान के लोग तालियां बजा रहे थे उसकी, सोनिया गांधी तालियां बजा रही थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस इस वक्त किस मोड में है। कांग्रेस अपना कील काटा दुरुस्त कर रही है और बॉटम अप संगठन को, बॉटम अप, टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप ले जा रही है संगठन को। प्रियंका गांधी कहाँ है? किसी वजह से हो सकता है कि उसका कारण हमें नहीं पता है, उनको होना चाहिए था वहां पे, वो अच्छा होता वो होती, लेकिन कोई निजी वजह भी हो सकती है इसकी वजह से वो नहीं है, और तो कोई कारण नहीं हो सकता इसके पीछे। आपको क्या लगता है कि गुजरात में अधिवेशन को करने का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? भाई इससे जुझारू, कांग्रेस की जुझारू स्पिरिट है वो उससे निकल के आती है ना भाई। आप भाजपा की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, सबसे बड़ा जो गढ़ है भाजपा का, 2 आदमी उस देश को चला रहे हैं वो गुजरात के ही हैं, वहीं पे जाके सम्मेलन करना और सरदार ये ऐलान करना कि सरदार पटेल की पार्टी है ये कांग्रेस। वो लगातार ये ऐलान कर रहे हैं कि सरदार पटेल की पार्टी है, नेहरू इंदिरा की ही पार्टी नहीं है केवल। आप मल्लिकार्जुन खड़गे ने उद्घाटन भाषण दिया था, आप उसको पढ़ लीजिए, इंदिरा गांधी का नाम भी नहीं लिया उन्होंने उसमें, सरदार पटेल का नाम लिया है। कारण क्या है? देश भर में कुर्मी वोटों पे मैसेज है बहुत भयंकर नहीं, कुर्मी वोट नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सरदार पटेल को एप्रोप्रिएट किया, उनका विनियोग किया, उनको हड़पने की कोशिश की कांग्रेस से, और एक सीमा तक कांग्रेस ने चूंकि ठीक से विरोध नहीं किया इसलिए वो कामयाब भी हो गए। और नेहरू को पटेल के खिलाफ खड़ा करते हैं, पटेल और नेहरू की टक्कर करवाते हैं, जबकि ऐसी कोई टक्कर थी नहीं इस तरह की। तो कांग्रेस उस पूरी गलती को दुरुस्त कर रही है और ये होना भी चाहिए। सरदार पटेल का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से कोई संबंध नहीं था, उन्होंने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवकों पर प्रतिबंध लगाया था। ये तो बड़ा चर्चा में है कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो उन्होंने आरएसएस के सरसंघचालक गुरु गोलवलकर को पत्र लिखा था कि जब गांधी जी की हत्या हुई तो आपके लोगों ने मिठाइयां बांटी, खुशियां मनाई। ये पत्र भी बड़ा चर्चा में है कि हाँ, वो तो बहुत पुरानी बात है। सब पहले अब देखिए, जब अधिवेशन के जरिए ये बातें आ रही तब चर्चा हो रही है, पहले बात ऐसी कही जाती थी, चर्चा नहीं होती थी। मैं 100 दफे तो मैं सुन चुका हूँ इस बात को। वो अच्छा, वो आपने जो औरंगजेब वाली बात कही तो ग्रोक की एक बात मुझे याद आ गई बड़ी मजेदार। इस औरंगजेब के बहाने उन्हें राजस्थान की दिया कुमारी के बारे में पूछा कि इनका औरंगजेब से क्या संबंध है। अब ग्रोक तो हर एक की जन्मपत्री निकाल देता है। ग्रोक ने तुरंत बता दिया कि भाई पूर्वज से पूर्वज, इनके पूर्वज, जो कि जोधाबाई और अकबर की कहानी तो सबको पता ही पता है। और फिर निकल दिया कि हाँ भाई, दूर में रिश्ते में राजकुमारी दिया और औरंगजेब के पूर्वज, दिया के पूर्वज रिश्तेदार थे। अब ये बताइए, इस बात को आने के बाद करणी सेना किस मुंह से विरोध करेगी रामजी लाल सुमन का?
या किसी का भी जो औरंगजेब को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं। और राजकुमारी दिया क्या कह देंगी कि भाई हमारे पूर्वज अब औरंगजेब के रिश्तेदार नहीं थे, जोधा हमारी रिश्तेदार नहीं थी। मामला बड़ा फंस गया ना, ग्रोक ने सब गड़बड़ कर रखा है। देखिए इसमें है क्या, बात आपकी सही है लेकिन ये जो राजनीति है ना, इस राजनीति का तरीका कुछ बदल गया है। इसमें आप तर्क के आधार पे राजनीति नहीं होती। आप बहस में आप सोचते हो कोई ये डिबेटिंग कंपटीशन नहीं हो रहा है, जिसमें हमने एक ऐसा तर्क दे दिया इसमें सामने वाला लाजवाब हो गया, चुप होकर मंच से उतर गया, हार गया। वो आप कुछ भी कहते रहिए, आप नरेंद्र मोदी की गलतियां उनके सामने पेश कर दीजिए कि आपने अपने 10 साल में जो भाषण दिए हैं उसमें आपने ये 200 गलतियां की हैं तथ्यों की, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता। अभी तो मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसका मैं जिक्र करना भूल गया। जहां कहीं नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां विजिटर बुक में वो अपना संदेश लिखते हैं और दस्तखत करते हैं। तो नरेंद्र मोदी कोई संदेश नहीं लिखते, पहले से वो अफसर लोग आके उस संदेश को लिख देते हैं हिंदी में, और नरेंद्र मोदी नीचे उसमें नरेंद्र मोदी दस्तखत कर देते हैं उसके अंदर। अच्छा, उसमें अफसर लोग करते हैं अंग्रेजी हिंदी की बहुत ज्यादा गलतियां, बिंदियां नहीं लगाते, वर्तनी की गलतियां होती हैं, बहुत गड़बड़ियां होती हैं। किसी ने उनकी फोटो लेके और लाल स्याही से उसकी गलतियां निकाल के उसको सब डाल दिया सोशल मीडिया में, उसमें कांग्रेस ने ट्वीट नीचे नरेंद्र मोदी हर जगह साइन कर रहे हैं बिना देखे हुए कि इसमें गलतियां कितनी है। अच्छा, नरेंद्र मोदी खुद ही नहीं पता होगा कि इसके अंदर गलतियां कितनी है। सही बात है। तो ये सब लोग ऐसे ही लोग हैं, सब पूरे के पूरे। गजब है, मजेदार बात है। बातचीत ऐसी हम लोग करते रहेंगे रोज। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी और आपने पूरी बातचीत सुनी। मुझे यकीन है ये आपको चर्चा पसंद आई होगी। अपने प्यार भरे कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।